नमस्कार। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीन ऐसे मुद्दे पर जिनको लेकर जो हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चित में है। उसमें गाजा को लेकर जो अमेरिका ने अभी $10 मिलियन का एक मदद करने का जो प्लान बनाया है, और जो जिनेवा में जो अभी यूक्रेन और रूस के बीच की जो शांति वार्ता जारी है, और जो ईरान और मिडिल ईस्ट को लेकर जो दुनिया में तनाव बना हुआ है, तो इन सभी तीनों टॉपिक को हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी अभी जो हाल ही में एक नई खबर आई है। अभी कुछ दिन पहले जो अमेरिका ने अभी ईरान और इजराइल को युद्ध को लेकर जो बोर्ड ऑफ पीस के गठन का जो ऐलान किया था, उसमें आज उसकी पहली बैठक हुई थी, और अमेरिका ने उस बैठक में गाजा में जो जो इजराइल के जो अटैक के बाद जो वहाँ पर जो सिविलियंस की डेथ हुई है, और जो वहाँ पर जो उनके जो मिसाइल के अटैक के बाद जो वहाँ पर मकान या घर जो इमारतों को जो नुकसान पहुँचा है, उनको पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका $10 मिलियन मदद के रूप में देगा। तो इस पैकेज जो ये अमेरिका दे रहा है, इसका मकसद है कि जो युद्ध के बाद जो वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग जो बेघर हुए हैं, उनको फिर से पुनर्वास कराया जा सके, जिससे वहाँ पर जो वहाँ की जो मूलभूत जो प्राथमिकता हैं, जिसमें अस्पताल हो या स्कूल हो या फिर पानी या फिर खाने की जो सामग्री हो, या फिर जो वहाँ के जो लोगों का जो मतलब रहने की व्यवस्था हो, आदि जो चीज़ों को लेकर उन्होंने एक सपोर्ट करने का प्रयास करने के लिए ऐसा किया है। और जैसे कि जो गाजा पर जो अभी इजराइल के अटैक के बाद वहाँ पर जो जो वहाँ की जो मूलभूत जो आवश्यक चीज़ें थी, वो पूर्णतः नष्ट हो गई थी। इसमें जो है कि लेकर यूएन के अंदर या फिर विश्व में काफ़ी देशों ने इसको जो राहत पैकेज देने के संबंधित बातचीत काफ़ी दिनों से जारी थी। तो उसी के तहत अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें एक बनी हुई है कि ये पैसा जो अमेरिका ने जो ऐलान किया है, इसमें सबसे बड़ा जो दिलचस्प बात यह है कि ये पैसा कैसे दिया जाएगा और किसको दिया जाएगा, और इस पैसे को लेकर वहाँ की जो जो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था हो या वहाँ के जो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए इसको कौन खर्च करेगा। तो इसको लेकर इसमें जो अमेरिका ने के अतिरिक्त जो कुछ और जो जो खाड़ी देश हैं, जिसमें यूएई है, सऊदी अरबिया है, कुवैत जैसे अन्य अरब कंट्रियों ने भी इसमें छोटे छोटे कुछ अपना आर्थिक मदद दिया है, जिसमें एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसका लक्ष्य होगा वहाँ पर मानवता के हिसाब से वहाँ पर लोगों को आर्थिक मदद के द्वारा वहाँ के पुनर्वास करवाया जाए, जिससे लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चिंता आ रही है, जो सबसे बड़ी इसमें जो रुकावट आ रही है कि क्या हमास या फिर वहाँ की सुरक्षा की लोकल की सुरक्षा है, सिक्योरिटी को लेकर, या इसको लेकर पूरी तरह पारदर्शिता के तहत ये पूरा जो पैसा वहाँ पे खर्च करने का जो प्लान बनाया जा रहा है, ये पैसा वहाँ पर खर्च हो पाएगा कि नहीं। तो इसमें जो सबसे बड़े ज़्यादा जो इसमें रिस्क जोखिम बताए गए हैं, उसमें लेकर है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन रिस्क है कि यानी कि ये पैसा वहाँ पर दिया किसे जाएगा, और इस पैसे को खर्च करने के लिए या फिर वहाँ पर मूलभूत आवश्यकता पहुँचाने के लिए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यानी जिसमें एनजीओ या फिर यूएन का इसमें क्या रोल रहेगा, ये देखना सबसे बड़ा दिलचस्प होगा। तो और इसको लेकर जो वहाँ पर जो राहत सामग्री वहाँ के जो स्थानीय लोगों को पहुँचाई जाएगी, उसकी सुरक्षा किया कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि वो जो राहत सामग्री है, क्या वहाँ के जो स्थानीय मूल निवासी हैं उनके पास सुरक्षित पहुँच पाएगी, या और इसमें सबसे बड़े जो कुछ लोग जो पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो उसमें मदद कर रहे हैं,
इसमें उन्होंने कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं कि इस पैसों का उपयोग वहाँ के जो के लोगों की भलाई या मानवता के लिए ही किया जाए उसका। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो डर है इस बात का कि इस पैसे का उपयोग कहीं वो हमास अपने हथियारों के लिए इस्तेमाल ना कर दे, या फिर उसमें कोई इसका गलत तरीके से कोई राजनीतिक इस्तेमाल ना हो। तो इसलिए ये जो जो फंड जो ये दिया जा रहा है इसकी स्थिति अभी बहुत ज़्यादा जटिल बनी हुई है, और जिसमें इसको लेकर अभी जो यूक्रेन और रसिया के बीच में भी अभी जो जिनेवा में जो शांति वार्तालाप दोनों के बीच में जारी है, तो उसके लेकर भी जो वहाँ की जो अभी कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने ऐसा बात कही है कि अभी इसको लेकर कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो तकरीबन पिछले 4 सालों से चल रहा है। तो इसमें लेकर जो यूएन में बहुत सारे बैठकें हो चुकी हैं, बहुत सारी बार इस मुद्दे को लेकर यूएन के अंदर चर्चा हो चुकी है, जिसमें अभी जिनेवा में जो बैठक हुई है उसका मुख्य उद्देश्य था कि रूस और यूक्रेन के बीच का जो ये झगड़ा है इसका कोई स्थानीय या समाधान निकाला जाए, यानी कि जो दोनों ही देशों की जो बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर हो और जो एक दूसरे को जो सैनिकों जो एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं उसको लेकर चर्चा हुई। लेकिन ये मुद्दा इतना जटिल था कि इस पर अभी कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात आई है कि दोनों ही देश इस शांति प्रस्ताव को लेकर इच्छुक हैं कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, लेकिन दोनों ही देशों की अपनी अपनी अलग अलग वो एक डिमांड है जिसके तहत ये वार्ता नहीं हो पाई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि इसमें नाटो की क्या भूमिका रहेगी, और इसमें जो यूक्रेन को किस तरह से सुरक्षा दी जा सकती है, और क्या यूरोप और जो अमेरिका और रूस के बीच में जो इस समय जो तनाव है क्या ये तनाव कम होगा। लेकिन इसमें जो विशेषज्ञों का मानना है कि शांति के लिए जो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं, उसमें सबसे ज़्यादा है कि इस मुद्दे को अच्छे से मॉनिटरिंग किया जाए, तो और इसकी एक स्पष्ट गाइडलाइन बनाई जाए, और इसके लिए एक शांतिपूर्वक बातचीत हो। इसके बिना इसका कोई स्थायी समाधान निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ा तो इसमें जो है कि अगर ये शांति वार्ता विफल हुई तो ये युद्ध और भी लंबा जारी रख सकता है, जिससे दुनिया में बहुत ज़्यादा संकट आने, खासकर जो रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद जैसे कि दुनिया में इस समय एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे गए हैं, जिससे चूँकि जो रूस है वो एनर्जी सेक्टर का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, जिससे इस युद्ध के बाद जो ऑयल या गैस की सप्लाई में बहुत ज़्यादा रुकावट आई है, जिसमें तेल और गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ी हुई हैं, जिसमें हो सकता है कि ये और ज़्यादा बढ़ें। अगर इससे एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच में जो अगर विश्व शांति के लिए इनके बीच में जो सीज फायर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और तीसरी सबसे बड़ी जो इसमें खबर आई है ईरान और मिडिल ईस्ट को लेकर, जिसमें ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसमें अमेरिका ने भी इसमें अपने जो एरिया है, जो जहां नेवल एरिया है वहां पर अपनी जो नेवल एयरक्राफ्ट की तैनाती कर दी है। और इससे दोनों ही देशों के बीच में ये बात स्पष्ट हो गई है कि अब इन दोनों के देशों के बीच में भी तनाव बढ़ गया है। और चूंकि जैसे कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपना अभी एक दूसरा एयरक्राफ्ट भी उस क्षेत्र में तैनात किया है, तो जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो अमेरिका है वो ईरान पर स्पष्ट रूप से दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यह जो खबर है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक क्यों है, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर
अमेरिका या ईरान के बीच में कोई नया कन्फ्लिक्ट हुआ तो एक दुनिया के बीच में, जिससे एक नई युद्ध की आशंका है, जिसमें दोनों देशों के बीच में एक मतलब प्रॉक्सी वार की संभावना है, जिसमें हो सकता है जैसे कि ईरान के जो एलाई हैं, जिसमें हिजबुल्लाह हो या फिर उनकी जो अपनी लोकल और जो अपनी सेना है, या फिर और उनके जो वहाँ के जो लोकल ग्रुप हैं, और अमेरिका के बीच में और ज़्यादा तनाव बढ़ सकता है, जिससे क्या होगा कि जिससे अमेरिका और ईरान के बीच के आपसी तनाव के बाद तेल की कीमतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो इससे क्या है कि जब भी, लेकिन दोनों ही देश आपस में एक राजनीतिक बातचीत जारी रखे हुए हैं। तो दोस्तों, आज की जो तीन जो खबर थी, इससे ये तीन चीज़ें जो हैं वो एक चीज़ स्पष्ट कर रही हैं कि इसमें पूरी दुनिया की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा अस्थिर बनी हुई है, जिसमें खासकर वो चाहे ह्यूमन इम्पैक्ट हो या एनर्जी सेक्टर को लेकर, या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार को लेकर, या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस समय बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है।